अवध का रण। अवध का राज डलहौजी द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद से उस प्रदेश की प्रजा की दुर्दशा बढ़ती ही जा रही थी। अवध की स्वतंत्रता नष्ट हो जाने के बाद नवाब के राज्य में अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति होने के कारण बड़े बड़े पद सम्मान से सारे स्वदेशी लोगों को पदच्युत होना पड़ा था। नवाब की सेना समाप्त कर दी गई। उसके सरदार दरिद्रता में धकेल दिए गए। उसके सरदार और मंत्री वैभव विहीन होकर उपजीविका की कनिष्ठ सीढ़ी पर पहुंच गए। जिस गुलामी के कारण यह दुर्दशा उत्पन्न हुई थी, उससे सबके मन में उसके प्रति भारी द्वेष बढ़ने लगा। राजधानी और राजदरबार में ही केवल दास्ता के ये पाश कसने लगे थे, ऐसा नहीं है। उस सारे प्रदेश में बड़े बड़े जमींदारों और राजाओं के पीढ़ी दर पीढ़ी जो अधिकार, जागीरें, इनाम आदि चले आ रहे थे, वे सब अंग्रेजों ने छीन लिए। इस कारण उन सब बड़े बड़े राजाओं और जागीरदारों को अत्यंत कनिष्ठ स्वराज्य और अति श्रेष्ठ गुलामी में पहला कितना श्रेयस्कर, सम्मानपूर्वक और अभिनंदनीय होता है, यह पहचान हो गई थी। लगान बढ़ जाने से किसान नाराज हो गए थे। अंग्रेजी लश्कर के हिंदुस्तानी सिपाही जो अधिकांश अवध के ही थे, उनके मन में भी मातृभूमि की इस दुर्दशा और दास्ता से व्यापक असंतोष बढ़ने लगा। युवा वाजिद अली शाह से अंग्रेजों ने कैसा घोर विश्वासघात किया था, इसे स्मरण करते हुए हर कोई अपनी तलवार पर हाथ धरे अपने होंठ चबाने लगा था। अवध के बड़े बड़े जमींदार शूरता, उदारता और कृतज्ञता आदि गुणों से भरपूर राजपूत वंशों में उत्पन्न हुए थे। अंग्रेजों ने उनके राजा पर जो अत्याचार किए थे, उसके कारण उनमें बहुत गुस्सा उत्पन्न हो गया था। अवध अधिग्रहण करने के बाद अंग्रेजों ने अपने अधीन कार्य करने के लिए जब उनसे कहा, तब उन स्वतंत्रता प्रेमी लोगों में से सैकड़ों उग्र पुरुषों ने अंग्रेजों को कहा, हमने स्वराज्य का अन्न खाया है, अतः गुलामी के अन्न को छूना भी हराम है। अवध का राज्य अधिकृत करने के बाद उस राज्य के सर्व अधिकारी पद पर सर हेनरी लॉरेंस को नियुक्त किया गया। हेनरी लॉरेंस जॉन लॉरेंस का बड़ा भाई था, जिसने अपने जोश और कूटनीति से पंजाब में विद्रोह के बीच अंकुरित होने के पहले ही नष्ट कर दिए थे। पंजाब के चीफ कमिश्नर ने जैसे पंजाब को बचाया, वैसे ही अवध के चीफ कमिश्नर ने भी अवध को बचाने के उपाय बहुत पहले से ही करने प्रारंभ कर दिए थे। सन 1857 की चोट से हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन बचाने का श्रेय यदि किसी को देना हो तो इन लॉरेंस बंधुओं को देना होगा। सर हेनरी लॉरेंस ने अवध में पैर रखते ही वहां की परिस्थिति का सही सही अनुमान लगाया और हिंदुस्तान में किसी भी अंग्रेज के ध्यान में आने के पूर्व ही उसने विद्रोह होने की आशंका प्रदर्शित की। अवध की मुख्य राजधानी लखनऊ होने से सर हेनरी लॉरेंस वहीं रहता था। उसने असंतुष्ट जमींदारों को मीठा बोलकर शांत करने का प्रयास किया। लखनऊ में दरबार आयोजित कर उसमें मान सम्मान, इनाम आदि देकर जनता में पनप रही स्वराज्य की अनुभूति को भुलाने के लिए काफी प्रयास किए। जनता को शांत करने के प्रयास के साथ ही संकट के समय असावधान रहे, ऐसा नासमझ नहीं होने से उसने लोगों के विद्रोह से अपने को बचाने के लिए अलग अलग योजनाएं भी प्रारंभ कर दी। सर हेनरी लॉरेंस का शासन यद्यपि उसके पूर्ववर्ती अंग्रेज अधिकारियों के शासन से अच्छा था, फिर भी अवध के लोगों को सब अंग्रेजों के अच्छे शासन से बुरे शासन जैसी ही घृणा हो गई थी। स्वराज्य स्थापित कर उस पर वाजिद अली शाह को फिर से बैठाए जाने से कम में उनकी महत्वाकांक्षा शांत होने वाली नहीं थी। अंग्रेजी राजसत्ता की जंजीरों को तोड़कर सारा हिंदुस्तान फिर से एक बार स्वतंत्र करने के सिवाय उन्हें और कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उनका धर्म कल श्रेष्ठ पद पर आसीन हो चुका था। कल तक वह धर्म राजधर्म की प्रतिष्ठा पा चुका था, परंतु आज वह हीन सेवा धर्म हो गया था। यह उनकी मुख्य पीड़ा थी और उसका समाधान अच्छे शासन से नहीं, विदेशी शासन की समाप्ति से ही हो सकता था। मानसिंह जैसे प्रबल हिंदू राजा और सिकंदर शाह जैसे मुसलमानों के अधिकारी, दोनों ही धर्म के देशभक्त नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने का निश्चय किया था। हजारों मौलवी और पंडित इस जिहाद का गुप्त और खुला उपदेश करते हुए सारी अवध में घूमने लगे। लश्कर, पुलिस, जमींदार और सारी जनता अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने को शपथबद्ध
करने का प्रचंड षड्यंत्र खड़ा किया गया, जिससे इधर उधर लोग क्षोभ की अग्नि प्रज्वलित होने लगी। इस अग्नि की चिंगारियां बीच में ही गलती से कैसे उड़ी यह पहले कहा है। खुद मौलवी सिकंदर शाह को राजद्रोह के अपराध के कारण उन्हें पहले फांसी और बाद में कारावास का दंड दिया गया और 7वीं रेजिमेंट को निशस्त्र किया गया। सर हेनरी लॉरेंस ने लश्कर को यथासंभव नियंत्रण में रखने के लिए 12 मई को एक बड़ा दरबार आयोजित किया। उसमें स्वयं उसने हिंदुस्तानी भाषा में एक कौशलपूर्व व्याख्यान दिया, राजनिष्ठा का महत्व बतलाया। महाराजा रंजीत सिंह द्वारा किए गए मुस्लिम धर्म के अपमानों और औरंगजेब द्वारा किए हिंदू धर्म के अपमानों को स्पष्ट प्रतिपादन करने के बाद अंग्रेज सरकार ने इस पर द्वेष से हिंदू मुसलमानों को कैसे बचाया यह बात विस्तार से कही और बाद में जिस किसी सिपाही ने 7वीं रेजिमेंट के निशस्त्रीकरण विधि में उत्तम राजनिष्ठा प्रदर्शित की थी उन्हें तलवारें, शॉल, साफे आदि पुरस्कार स्वयं लॉरेंस ने अपने हाथ से दिए। लेकिन कितना विरोधाभास! इन पुरस्कार प्राप्त राजनिष्ठों को ही कुछ समय बाद विद्रोह के षड्यंत्र में सम्मिलित सिद्ध होने पर फांसी दी गई। राजनिष्ठा का यह दरबार 12 मई को हुआ और 13 मई को खबर आई कि मेरठ शहर ने विद्रोह किया और 14 मई को समाचार आया दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और वहां स्वतंत्रता की घोषणा हो गई है। ये समाचार आते ही सर हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ शहर के पास एक मच्छी भवन और रेजिडेंसी, ये 2 स्थान चुनकर उन्हें अंग्रेजों के रहने योग्य बनाना प्रारंभ किया। अंग्रेजों की सारी महिलाएं, बच्चे वहां ले जाए गए और लश्करी अधिकारी, बाबू, व्यापारी यदि सभी वयस्क पुरुषों को लश्करी कवायद, अनुशासन और शस्त्र आदि का प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया। मेरठ की ओर बगावत हो जाने के बाद वहां के असैनिक अधिकारियों आदि को भी तत्काल ऐसे ही फौजी प्रशिक्षण देकर कोई 10 दिन में युद्ध के लिए तैयार किया गया था। सर हेनरी लॉरेंस को ही पूरे प्रदेश का मुख्य फौजी अधिकारी बनाया गया। अवध का प्रदेश नेपाल से लगा होने के कारण लॉरेंस का प्रयास नेपाल के राजा जंग बहादुर को अपनी सहायता के लिए सेना लेकर बुलाने का चल रहा था। इन सारी व्यवस्थाओं के चालू रहते सर लॉरेंस को रोज यह पक्का समाचार मिलता कि आज विद्रोह होगा। ऐसा समाचार मिलते ही लॉरेंस विशेष बंदोबस्त करने लगता, पर दूसरे दिन उदय हो जाने के बाद भी विद्रोह ना होता। ऐसा बार बार होता रहा। 30 मई को लॉरेंस को किसी अधिकारी ने समाचार दिया कि आज रात 9 बजे विद्रोह होगा। 30 मई का सूर्यास्त हो गया। हेनरी लॉरेंस अपने सिपाहियों सहित भोजन करने बैठा था, तभी रात 9 बजे की तोप की आवाज हुई। उसने इस बार विद्रोह होने का पक्का समाचार दिया था, वह पहले की तरह ही गलत हुआ। इसीलिए लॉरेंस ने उसकी ओर झुककर कहा, तुम्हारे मित्र समय पालन में पक्के नहीं है। समय पालन में यह वाक्य हेनरी लॉरेंस कह भी न पाया कि 71वीं पैदल पलटन द्वारा छोड़ी गई बंदूकों की आवाज उसके कानों में आने लगी। इस रेजिमेंट के पहले से बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार 9 बजे की तोप छूटते ही उसकी अलग अलग टोलियां यूरोपियनों के बंगलों पर टूट पड़ी। 71वीं रेजिमेंट के मेस हाउस को आग लगाकर उन्होंने यूरोपियनों पर बंदूकों से गोलियों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। इस रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट ग्रांट भागा जा रहा था तो किसी ने उसे खाट के नीचे से खींचकर सिपाहियों ने गारद किया। लेफ्टिनेंट हॉर्डिंग कुछ घुड़सवारों के साथ रास्ता रोकने आया तो उसे भी तलवार ने साफ कर दिया। पूरा कैंटोनमेंट सुलग गया। ब्रिगेडियर हार्डकोसम भी मारा गया। रात भर अंग्रेजी झंडे को थामे रहे नेटिव और गोरे सोल्जर विद्रोह को रोके रहे। सुबह अर्थात 31 मई को हेनरी लॉरेंस ने विद्रोहियों पर अपने मातहत यूरोपियन और अभी भी राजनिष्ठ बनी हुई नेटिव सेना को लेकर हमला किया, परंतु रास्ते में ही उसके साथ की 6वीं घुड़सवार रेजिमेंट ने विद्रोह किया। इसीलिए सर हेनरी उन सब सिपाहियों को वहीं छोड़कर लौट आया। लखनऊ में यूरोपियन की 32वीं रेजिमेंट पूरी गोरी होते हुए और गोरे तोप खाने का सहयोग होते हुए भी 31 मई की शाम के पहले नेटिवों ने 71वीं पैदल रेजिमेंट और 48वीं पैदल रेजिमेंट, 7वीं घुड़सवार रेजिमेंट और अधिकतर इर्रेगुलर सेना ने विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। लखनऊ से 51 मील दूर अवध की वायव्य दिशा का मुख्य शहर सीतापुर है। इस शहर में सन 1857 में 41वीं पैदल, 9वीं इर्रेगुलर पैदल पलटन, ऐसी 3 नेटिव रेजिमेंट थी।
वहाँ उसका कमिश्नर और अन्य बड़े बड़े यूरोपियन अधिकारी भी रहते थे। 27 मई को अंग्रेजों की एक बस्ती में आग लगा दी गई, परंतु यह आग विद्रोह की अग्रिम सूचना है, यह अनुमान अभी तक यूरोपियनों को ना होने से उन्होंने उस आग को भुला दिया। पर क्या कहें, स्वयं सिपाहियों ने ही उसे बुझाने में अथक श्रम किया था। इस अग्रिम सूचना ने दो काम किए, एक यह कि षड्यंत्रकारियों को समय हो जाने की सूचना और दूसरा अंग्रेज अधिकारियों के भोलेपन की जांच। जून की 2 तारीख को एक नई घटना हुई। सिपाहियों को दी गई नमक की बोरियों को उन्होंने यह कहकर नहीं लिया कि उसमें हड्डियों का चूरा है। इतना ही नहीं, उन्हें तत्काल गंगा में डाल दिया। ऐसी जिद भी की अंग्रेजों ने, इसीलिए वे बोरियां नदी में फेंक भी दी। अब और भी मजा आ गया। उस दिन दोपहर के समय यूरोपियन लोगों के बगीचों में एकाएक सिपाही घुस गए और चाहे जिस पेड़ पर चढ़कर आनंद से फल खाने लगे। अंग्रेज अधिकारी चिल्लाते रहे, पर सिपाहियों का फलाहार किसी तरह भी रोका ना जा सका। इस तरह भयंकर फलाहार करने के बाद उस हजम करने के लिए उतना ही भयंकर व्यायाम शुरू कर दिया। 3 जून को सिपाहियों की एक टोली ने खजाने पर हमला कर उसे कब्जे में ले लिया और बाकी के सिपाही कमिश्नर के बंगले की ओर बढ़े। रास्ते में कर्नल बर्च और लेफ्टिनेंट ग्रोवर्स मिले तो उन्हें मार डाला गया। एक इर्रेगुलर ने भी अपने अंग्रेज अधिकारी काट डाले और सारे के सारे सिपाही यूरोपियन शासन खत्म हुआ ऐसा चिल्लाते चिल्लाते गोरे लोगों पर टूट पड़े। एक नदी के रास्ते में कमिश्नर अपनी पत्नी को लेकर भागने लगा। उसे उसकी पत्नी और लड़के को लेकर नदी पर जोन से पहले ही मार डाला गया। थर्नहिल और उसकी पत्नी भी गोली लगने से मर गए। रामकोट के जमींदार की शरण में चले गए और 8-8, 10-10 माह तक सुरक्षित रहकर लखनऊ पहुंचाए गए। सीतापुर के सारे सिपाही फिर फारुखाबाद की ओर चले गए। वहां के यूरोपियनों ने जिस किले को आश्रय लिया था, वह किला बहुत प्रयास से जीतने के बाद उन्होंने सारे यूरोपियनों को काट डाला। नवाब तफुज्जुर हुसैन खान को अंग्रेजों द्वारा अधिकृत गद्दी पर फिर से बिठाया गया। इस नवाब ने भी अपने प्रदेश में मिले हर यूरोपियन को पकड़वा कर मार डाला। इस तरह फर्रुखाबाद प्रदेश में 1 जुलाई को भी अंग्रेज शेष नहीं रहा।